मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखते हैं राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता, इसका अर्थ क्या है कि आपको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार की सीमा में रहते हुए पूरी तरह से काम करने की आजादी मिलना, ये स्वायत्तता है। मतलब आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसकी सीमा के अंतर्गत रहते हुए बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के कार्यों का संपादन करना, यह स्वायत्तता है। तो भारत में राज्यों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जाती रही है। क्यों? भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। संघात्मक व्यवस्था की स्थापना दो प्रकार से होती है। एक, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में समझौता करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तब वहां पर संघात्मक व्यवस्था की स्थापना होती है। इसे फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन के लिए अंग्रेजी में शब्द है, हिंदी में शब्द है संघ। इसे एकीकरण द्वारा निर्मित संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कि अमेरिका में 13 राज्य थे। इन 13 राज्यों ने मिलकर के आपस में समझौता किया, संविधान बनाया। संविधान क्या है अमेरिका में? उस समझौते की शर्त है, और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में छोटे छोटे कैंटोनों ने मिलकर के एक राष्ट्रमंडल का निर्माण किया। उसको नाम दिया स्विस कॉन्फेडरेशन, स्विस राज्य मंडल। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये दोनों ऐसे राष्ट्र हैं जो एकीकरण द्वारा निर्मित संघीय व्यवस्था को अपनाए हुए। दूसरा होता है विघटन द्वारा निर्मित संघात्मक व्यवस्था। इसे अभी तक के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसे संघों को यूनियन का नाम दिया जाता है। यूनियन, जैसे इन भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इसी प्रकार से सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। सोवियत संघ में भी सोवियत यूनियन कहा गया है। कनाडा में भी यूनियन ऑफ कनाडा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूनियन नहीं कहा जाता, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया गया है, लेकिन वो यूनियन है। तो यूनियन में क्या होता है? एक बड़ा राष्ट्र है और उस राष्ट्र का शासन एक स्थान से संचालित किया जाना बहुत ही कठिन है। उस राज्य में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। तब केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे राष्ट्र को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देती है। इन प्रांतों में एक सरकार की स्थापना कर देती है, उसको कुछ अधिकार दे देती है और अंतिम नियंत्रण की शक्ति अपने पास रखती है। उसे यूनियन कहते हैं, उसे यूनियन का नाम दिया जाता है। तो दुनिया में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक यूनियन, दूसरा फेडरेशन। दोनों के लिए हिंदी में शब्द है संघ, लेकिन इसकी प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर है। क्या अंतर है? जहां पर एकीकरण से संघ राज्य का निर्माण होगा, वहां पर राज्यों को अधिक अधिकार मिलते हैं, क्योंकि राज्य अपने शक्तियों को केंद्र को सौंपते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि अधिक शक्तियां वे अपने पास रखते हैं, केंद्र को शक्तियां कम देते हैं। लेकिन जहां पर विघटन से संघ का निर्माण होता है, वहां पर केंद्र सरकार के हाथ में अधिक शक्तियां, केंद्र सरकार खुद अपने पास ज्यादा शक्तियां रख लेती है और एकक इकाइयों को, मतलब राज्यों को, प्रांतों को कम से कम शक्तियां देती है। तो दुनिया में जहां कहीं यूनियन व्यवस्था है, वहां पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, राज्य सरकारें केंद्र पर अधिक से अधिक निर्भर रहती है।
तो यदि मान लीजिए पूरे देश में एक दलीय व्यवस्था है, जैसे सोवियत संघ में था या अभी चीन में है, तो जहां पर एक दलीय व्यवस्था होती है वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं होता। लेकिन जहां बहुदलीय व्यवस्था होती है वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा एक तनाव की स्थिति भी बनी रहती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण भारत है। भारत में यूनियन है, केंद्र सरकार शक्तिशाली है, राज्य सरकारें कम शक्तियों से युक्त हैं और अपने अनेक कार्यों के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। क्योंकि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया है। ये राजनीतिक दल राज्यों में स्थापित हो जाते हैं। राज्यों के निर्वाचन में, विधानमंडल के निर्वाचन में इन राजनीतिक दलों को बहुमत मिल जाता है और राज्यों में ये सरकारें बना लेते हैं। तो भारत में केंद्र और प्रांतों में हमेशा प्रायः विभिन्न दलों की सरकारें रहती हैं। यदि एक ही दल की सरकार हो तो केंद्र और राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं होता। यदि मतभेद होता भी है तो उसे दलीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए केंद्र में एक सरकार है, एक दल की सरकार है, और प्रांतों में यदि किसी दूसरे दल की सरकार है तो वहां पर हमेशा एक तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। 1967 के पहले जब पूरे भारत के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस का एक छत्र शासन हुआ करता था, 1950 से लेकर के 67 तक केंद्र और राज्यों के बीच कोई मतभेद की स्थिति नहीं थी। यदि मतभेद विभिन्न राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच होते भी थे तो कांग्रेस अपने दलगत स्तर पर ऐसे मामलों को सुलझा लिया करती थी। लेकिन 1967 के बाद विभिन्न प्रांतों में दूसरे दलों की सरकारें बनने लगी, अनेक क्षेत्रीय दल स्थापित होने लगे और जहां क्षेत्रीय दलों की स्थापना हुई, अन्य दलों को शासन करने का मौका मिला, उन्हें जनादेश मिला। तो ऐसे राज्य सरकारें केंद्र के साथ तनाव की स्थिति में आने लगी, क्योंकि राज्य सरकारें अपने ढंग से काम करना चाहती थी, लेकिन संविधान तथा केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं राज्यों को काम करने की छूट नहीं देती थी। और इस प्रकार से अनेक राज्यों में जो दूसरे दूसरे दलों की सरकारें बनी, इन राज्यों और केंद्र के बीच एक मनमुटाव, एक तनाव की स्थिति हमेशा देखी गई। जैसे तमिलनाडु में डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसी का विभाजन होकर के एआईएडीएमके बना। तो तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार, केरल में सीपीआई की सरकार, पंजाब में अकाली दल की सरकार, असम में असम गण परिषद की सरकार, दिल्ली में आप की सरकार। ये ऐसे दल हैं जहां केंद्र का हमेशा ये विरोध करते हैं, चाहे केंद्र में किसी भी दल की सरकार बने, क्योंकि इनकी सरकार केंद्र में अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। इसलिए हमेशा इन राज्यों का केंद्र के साथ, यदि इन राज्यों में इन दलों की सरकारें बनती हैं तो इन राज्यों का केंद्र के साथ हमेशा तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। आखिर यह स्वायत्तता का अर्थ क्या है? स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता अलग अलग है। स्वतंत्रता मतलब पूरी आजादी, पूरी छूट, आपको जो करना है करिए, यह स्वतंत्रता है। आप पर किसी का बंधन नहीं होगा, किसी के निर्देश के अधीन नहीं रहेंगे, यह स्वतंत्रता है। लेकिन स्वायत्तता का मतलब है एक निश्चित दायरे के अधीन रहते हुए, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत रहते हुए काम करने की पूरी छूट मिलना, उस पर बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना, यह स्वायत्तता है। लेकिन भारत में अनेक ऐसे कार्य हैं जो राज्यों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है, केंद्र के निर्देशों के अनुसार उनको काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और यही तनाव का मुख्य कारण है। तो स्वायत्तता का मतलब एक निश्चित सीमा के अधीन रहते हुए काम करने की पूरी छूट मिलना। इसके अलावा केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। केंद्र प्रत्येक काम में राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है,
वैसे नियमानुसार हस्तक्षेप किया जाता है केंद्र के द्वारा, लेकिन केंद्र का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। अधिक स्वायत्तता, राज्य अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं और अधिक वित्तीय स्रोत। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में जो वित्तीय स्रोत हैं, जहां से पैसा मिलता है, करारोपण का अधिक अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्यों के वित्तीय स्रोत बहुत कम है। परिणाम स्वरूप चूंकि राज्य सभी प्रकार के विकास कार्यों को अपने हाथ में लिए हुए हैं, समस्त विकास कार्य राज्यों के माध्यम से ही होता है, लेकिन उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं। और वित्त प्रत्येक प्रशासन और शासन के लिए प्राण रक्त के समान काम करता है। जब वित्तीय साधन नहीं है राज्यों के पास, तो वह किस प्रकार से कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए उन्हें हमेशा केंद्र की वित्तीय सहायता की, वित्तीय अनुदान की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है और केंद्र सरकार वित्तीय अनुदान देने के आधार पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग की जा रही है और विशेष करके जो दूसरे दलों की सरकारें हैं, जिनकी सरकारें केंद्र में नहीं बनी, ऐसी सरकारें हमेशा केंद्र से अधिक वित्तीय स्रोत की मांग करती हैं, अधिक अनुदान की मांग करती हैं और केंद्र पर अधिकारों के लिए अनेक प्रकार के आरोप लगाती रहती हैं। ये स्वायत्तता की मांग है। देखें राज्यों पर नियंत्रण केंद्र का किन किन मामलों में है, या इसकी चर्चा संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत की जा चुकी है, इसी की पुनरावृत्ति होगी। जैसे केंद्र का राज्यों पर क्या क्या अधिकार है। सभी शक्तियों को 4 सूची में बांटा गया है। 3 सूची भी करते हैं, 4 सूची भी करते हैं, लेकिन सूचियां 4 होती हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शिष्ट सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उनको राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों सरकारें कानून बनाती हैं और जो इन तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं होते या नए विषय उत्पन्न होते हैं, इनको अवशिष्ट सूची में सम्मिलित किया जाता है। तो भारत में संघ सूची पर केंद्र का एकमेव अधिकार है। समवर्ती सूची पर भी केंद्र का विशेष अधिकार है, क्योंकि समवर्ती सूची पर जो विषय आते हैं उनमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार का कोई कानून समवर्ती सूची के किस विषय से संबंधित, यदि राज्य सरकार का कोई कानून केंद्रीय कानून के विपरीत है तो केंद्रीय सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून विरोध की सीमा तक निरस्त हो जाएगा। तो समवर्ती सूची में भी केंद्र की सर्वोच्चता होगी। अवशिष्ट सूची पर भी केंद्र का एकमेव अधिकार है। बच गया राज्य सूची। क्या राज्य सूची पर भी राज्यों का अनन्य अधिकार है? नहीं है, क्योंकि जो विधेयक सदन के द्वारा पास होते हैं राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं और राज्यपाल केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल ऐसे विधेयकों को जिसे विधानसभा विधानमंडल ने पास कर दिया हो, उस पर स्वीकृति के लिए वह राष्ट्रपति को भी भेज सकता है। मतलब केंद्र का राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का भी अनन्य अधिकार नहीं है, केंद्र का नियंत्रण है। इसके अलावा राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और तब केंद्र को उस विषय पर, मतलब संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार 1 वर्ष के लिए मिल जाता है। तो देखिए, राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र का अधिकार है। इसी प्रकार से यदि केंद्र सरकार विदेशों से कोई समझौता करती है, उस समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए यदि राज्य सूची के विषय पर भी कोई कानून बनाना हुआ तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संसद पर यह बंधन तब नहीं होगा कि अमुक विषय संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट सूची का है, उस पर कोई विचार किए बिना संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए किस प्रकार से राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को अधिकार दिया गया है। दूसरा, वित्तीय ये मानकर चलिए कि राज्य सरकार जो खर्च करती है उसका लगभग 65 से 75% तक
राशि उन्हें केंद्र से अनुदान रूप में मिलता है। मतलब जो राज्य सरकारें अपने खर्च का 65-70% तक केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त करती हैं, वो किस मात्रा में स्वायत्तता का उपभोग कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार अनुदान तो देती है, लेकिन अनेक प्रकार के किंतु परंतु लगा करके देती है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारें उस राशि का अपने ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। ये वित्तीय स्रोत राज्यों को बहुत कम दिया गया है। जितने महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इन स्रोतों पर केंद्र का अधिकार है, और जितने नाम मात्र के स्रोत हैं, जहां पर कम से कम टैक्स की प्राप्ति होती है, ऐसे विषयों पर राज्य सरकारों को दिया गया है। तो राज्य सरकारें किस प्रकार से काम कर सकेंगी, यह एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। तीसरा है राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन। राज्यों का निर्माण करना केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है। एक राज्य को विभाजित करके अनेक छोटे छोटे अन्य राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो नए राज्यों का निर्माण करना राज्य केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। तो राज्यों का विभाजन, अभी तक भारत में जितने भी राज्यों का विभाजन हुआ है, ये सब केंद्र सरकार की इच्छा पर है। यदि मान लीजिए कोई राज्य सरकार उसको अस्वीकृत करती है, मान लीजिए किसी राज्य के विभाजन की बात आई, नए राज्य का निर्माण करने की बात आई, तो उस राज्य की विधानसभा को प्रस्ताव राष्ट्रपति भेजते हैं। राज्य की विधानमंडल के दोनों सदन या एक सदन, जहां पर एक सदन है वहां पर एक सदन, जहां पर दो सदन है दोनों सदन, राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव पर विचार करते हैं। यदि मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, तो भी केंद्र सरकार राज्य का विभाजन कर सकती है। मतलब संसद प्रस्ताव पारित करके उस राज्य का विभाजन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकारों के इनकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर है राज्यसभा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। छोटे राज्य कम प्रतिनिधि भेजते हैं, बड़े राज्य ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यह भी केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण का एक बहाना बन जाता है। जैसे छोटे राज्य हैं, वहां से कम प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा का गठन होता है। भारत में छोटे राज्य भी है, बड़े राज्य भी है। भारत में ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर के 45-50 सदस्य भी, या लोकसभा में 80 सदस्य भेजे जाते हैं, और ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कि लोकसभा के लिए एक सदस्य भी निर्वाचित होता है। तो जहां इतना ज्यादा अंतर हो, वहां पर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व को संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल माना जाता है। जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य 2 प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजता है। 50 राज्य हैं, 50 में 100। स्विट्जरलैंड में 22 कैंटन है, 19.6 अर्ध कैंटन है। तो स्विट्जरलैंड में हर कैंटन से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, और अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। 22×44। ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत है, प्रत्येक प्रांत से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 10 के 60। तो संघात्मक व्यवस्था में केंद्र का राज्यसभा में केंद्र के अंतर्गत राज्यसभा या द्वितीय सदन के अंदर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन भारत में इसकी कमी है। इसी प्रकार से राज्यों का है आक्षेप है कि संविधान के संशोधन में राज्यों की भूमिका बहुत कम है। केवल गिने चुने 7 या 8 बिंदु हैं जो कि संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं। तो केवल इन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकारों, राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति ली जाती है। अन्य सभी मामलों पर केंद्र का अनन्य अधिकार है। तो संशोधन में भी राज्यों की भूमिका अधिक होनी चाहिए, ये राज्य सरकारें मांग करती है। इसी प्रकार से राज्यपालों की जितनी शिकायतें राज्य सरकारों के द्वारा की गई है अभी तक के इतिहास में, उतनी शिकायत अन्य किसी व्यवस्था की नहीं की गई। क्योंकि राज्यपाल
केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। और यदि मान लीजिए कोई राज्यपाल केंद्रीय निर्देशों के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको हटाने में केंद्र सरकार कोई विलंब नहीं करती। तो राज्यपालों की सबसे ज्यादा शिकायत राज्य सरकारों की रही है। इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ये अधिकारी केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं, ये केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं। इनकी सेवा शर्तें, इनके बारे में प्रमोशन या अन्य तमाम चीजें केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है। राज्य सरकार को जितनी जरूरत पड़ती है उतनी ही केंद्र सरकार इनको प्रदान करती है। और ये अधिकारी प्रत्येक विभाग के मुख्य पद पर बैठते हैं, काम करते हैं। तो जहां केंद्र सरकार के ये अधिकारी होते हैं, ये केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यों के प्रति इनका उत्तरदायित्व नहीं होता। तो केंद्र के एजेंट के रूप में ये लोग काम करते हैं। राज्य सरकार की बातों को कई बार ये लोग अवहेलना करते हैं। और है फिर आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल 2 प्रकार के, एक तो बाह्य आंतरिक संकट और दूसरा संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट किसी भी राज्य में घोषित करके उस प्रांत की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। यह राज्यों की आपत्ति का सबसे बड़ा तथ्य है। और अभी तक का अनुभव बताता है कि केंद्र ने अपनी मर्जी के विरुद्ध काम करने वाले राज्य सरकारों को, दूसरे तरह की सरकारों को अपनी मर्जी से विघटित किया है। वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है और अनुच्छेद 356 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। लेकिन अभी कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह 356 का दुरुपयोग करने से बाज आए। तो अभी थोड़ा सा उसका दुरुपयोग कम हो गया है, लेकिन श्रीमती गांधी के शासनकाल तक, राजीव गांधी के शासनकाल तक या अन्य इसके पहले के 2000 के आसपास तक बहुत ज्यादा इस प्रावधान का दुरुपयोग किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और राज्य सरकारों को पदस्थ करने में केंद्र सरकार ने कोई लिहाज नहीं किया है। तो ये केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण है। इतना ज्यादा नियंत्रण जहां होंगे, राज्य सरकारें अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती। और जहां राज्य सरकारें काम करने में केंद्र पर निर्भर होंगी, वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। राज्यों का आरोप है कि राज्यों को सब काम करना पड़ता है। शिक्षा, चिकित्सा जैसे विषय में सबसे ज्यादा खर्च होता है और अनेक प्रकार के सभी काम, लोक कल्याण के समस्त कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिस अनुपात में ये काम करना चाहते हैं, उस अनुपात में केंद्र से उन्हें अनुदान नहीं मिलता। और यदि अनुदान मिलता भी है, अनेक प्रकार के किंतु परंतु शर्तें लगा करके उस अनुदान का ही पूरा फट्टा बिठा देते हैं। तो ये राज्यों के द्वारा केंद्र पर आरोप है। इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको धन्यवाद।